तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति ख़राब होने के साथ साथ वहाँ पर राजनीतिक समस्या भी आ रही है। और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति तो आपको सभी को पता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेइंतहा, और वहाँ पर फ्यूल और गैस के लिए लाइनें लगानी पड़ रही है लोगों को, और वहाँ पर तो राशन भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है श्रीलंका भी। और अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है नेपाल में समस्या। नेपाल में भी हालत कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं और वहाँ पर फॉरेक्स रिज़र्व बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। और इन समस्याओं से निपटने के लिए नेपाल बहुत जल्द ही हफ्ते में 2 छुट्टियाँ रखने वाला है, यानी कि सिर्फ 5 डेज़ वीक होगा वहाँ पर, 5 डे वर्किंग। और इसके अलावा नेपाल जल्द ही ऑड इवन भी शुरू करने वाला है। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा था ना कि ऑड इवन की गाड़ी चलेगी इस दिन और इस दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर नेपाल में होने वाला है। तो और क्या क्या समस्या आ रही है नेपाल में, आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। नेपाल कंसिडरिंग 2 days गवर्नमेंट हॉलीडे कर्टेल फ्यूल कंजम्पशन। आप देख सकते हैं कि नेपाल यहाँ पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी के बारे में विचार कर रहा है। 18 अप्रैल का आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का। एबीपी लाइव, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेपाल मूव्स 2 day गवर्नमेंट हॉलीडे टू कर्टेल फ्यूल कंजम्पशन। 18 अप्रैल का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर नेपाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने इंपोर्ट को बैन किया था, जिससे इंपोर्ट पर लगने वाले डॉलर को बचाया जा सके। तो यहाँ पर नेपाल हफ्ते में 1 छुट्टी के बजाय 2 छुट्टी पर विचार कर रहा है, और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देने की एडवाइस नेपाल के केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने दी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ से नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को काफ़ी मदद मिलेगी अगर 2 दिन हफ्ते में सरकारी छुट्टी होती है तो, क्योंकि यहाँ पर नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल को सब्सिडाइज रेट पर बेचती है। अगर हम ग्लोबल फ्यूल रेट देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिससे नेपाल का ऑयल कॉरपोरेशन का घाटा भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। और अगर हम नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व देखें तो 6 महीने में ही नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व 18% गिरकर 9.6 बिलियन यूएस डॉलर पर आ गया है, जो नेपाल के 6 महीनों के इंपोर्ट के लिए ही सफिशिएंट है। क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व अगर 7 महीने तक के इंपोर्ट बिल के लिए काफ़ी होते हैं तो समझिए कि नॉर्मल है। लेकिन इस लेवल पर नेपाल के रिज़र्व सिर्फ 6 महीने के इंपोर्ट के लायक ही फॉरेक्स रिज़र्व बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल कितने बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि नेपाल में इतनी बड़ी समस्या कैसे आ गई, जिससे वहाँ पर फॉरेक्स रिज़र्व गिर गया और नेपाल में इंपोर्ट बैन करने के साथ साथ अब हफ्ते में 2 दिन की सरकारी छुट्टी का फैसला लेना पड़ रहा है। तो देखिए, इसके मोटे मोटे 3 कारण हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो देखिए, युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो यहाँ पर वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन रूस ने जैसे यूक्रेन पर अटैक किया तो रूस पर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए, जिससे ऑयल मार्केट से रूस ही बाहर हो गया, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के निकल जाने से मार्केट का संतुलन ही बिगड़ गया। और डिमांड तो कोविड के खत्म होने से फ्यूल की बढ़ी रही थी, लेकिन डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रही थी। और ऊपर से ग्लोबल मार्केट से रूस गायब हो गया था, जिससे फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और रूस के रिप्लेसमेंट में दुनिया के दूसरे सप्लायर जैसे कि वेनेजुएला और ईरान पर से सैंक्शंस हटाने की बात की जा रही थी, जिससे रूस के हटने से मार्केट में जो एक वैक्यूम बन गया था वो ईरान और वेनेजुएला से भर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ता ही गया। मैं आपको इसका लाइव चार्ट दिखा देता हूँ कि अभी कितना चल रहा है इसका प्राइस। तो देखिए, अभी फ़िलहाल कितना चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, 111.89 डॉलर पर बैरल के हिसाब से चल रहा है। आज भी ये 0.18% बढ़ा है। अगर हम 1 साल पीछे जाएंगे तो लगभग ये 65 डॉलर के आसपास चलता था, लेकिन अभी 111 डॉलर के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो 45% का जंप देखने को मिला है सिर्फ 1 साल में। और सबसे ज़्यादा तो पिछले 3 महीने में देखने को मिला है, क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक समय तो 140 डॉलर पर भी पहुंच गया था इसका रेट। क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होने से नेपाल की सरकार सब्सिडी देने के बाद भी फ्यूल का प्राइस बढ़ गया और पिछले 1 साल में 31% रेट बढ़कर 155 नेपाली रुपए प्रति लीटर हो गया था। और इससे नेपाल में फ्यूल का प्राइस बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। और इतना ही नहीं, फ्यूल का प्राइस बढ़ने से इससे वहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई
और दूसरा कारण है रेमिटेंस। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के पास जितना भी फॉरेक्स रिजर्व आता है उसका 25% तो रेमिटेंस से ही नेपाली सरकार को मिलता है। रेमिटेंस वो होता है जो नेपाली लोग विदेश में काम करके विदेशी मुद्रा कमाते हैं और उसे नेपाल में रह रहे अपने परिवार को भेजते हैं। और अब नेपाल का रेमिटेंस 3% तक गिर गया है, जो पिछले साल 5% बढ़ा था। तो यहाँ पर नेपाल को रेमिटेंस से विदेशी मुद्रा की आमदनी कम हो रही है, जिससे उसके पास डॉलर खत्म होता जा रहा है। और तीसरा कारण है नेपाल का टूरिज्म सेक्टर। देखा जाए तो नेपाल एक हिमालयन कंट्री है और दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊंचे पहाड़ नेपाल में लोकेटेड है, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जीडीपी में एक मेजर रोल प्ले करता है और बाहर से आने वाले टूरिस्ट डॉलर में पेमेंट देते हैं, जिससे नेपाल को डॉलर मिलते हैं। लेकिन पेंडेमिक में श्रीलंका की तरह नेपाल को भी डुबो दिया पेंडेमिक ने। पिछले 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन नेपाल में अभी भी टूरिज्म पहले की तरह नहीं शुरू हो पाया है। तो यहाँ पर नेपाल को टूरिज्म के ज़रिए जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहाँ पर विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है। और पिछले 2 साल में ही नेपाल का विदेशी कर जीडीपी के 25% से 41% तक आ गया है। तो समस्या नेपाल में काफ़ी गंभीर है और कम विदेशी मुद्रा होने के चलते नेपाल ठीक से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि नेपाल की सरकार इससे बचने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो एक तो मैंने बता दिया है कि नेपाली सरकार जल्द ही हफ्ते में 2 दिन सरकारी छुट्टी कर सकती है एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, जिससे वो फ्यूल को बचा सके और सरकार को फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़े। और इसके अलावा ऑड इवन फार्मूला, जी हाँ, ये फार्मूला दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि नेपाल ने भी इसे अडॉप्ट किया है और 2 बार नेपाल में ऑड इवन लागू हो चुका है। ऑड इवन वही कि ऑड तारीख वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। और नेपाल में 2 बार लागू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी 2022 को ही नेपाल ने इम्पोज किया था ऑड इवन रूल, क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे जब भारत में तीसरी लहर आ रही थी। तो यहाँ पर भी समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। तो आप देख सकते हैं नेपाल टू इम्पोज ऑड इवन रूल फॉर व्हीकल्स इन काठमांडू वैली फ्रॉम टुडे एज कोविड-19 केसेस सर्ज। और यही हिमालयन न्यूज़ सर्विस का ऑड इवन रूल फॉर व्हीकल्स रिवोक्ड इन वैली, यानी कि काठमांडू वैली में फिर से ऑड इवन रूल लाया गया है 7 फरवरी 2022 को। तो 2 बार वहाँ पर ये लागू हो चुका है ऑड इवन रूल। और इसके अलावा नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने कस्टम ड्यूटी को कट करने के लिए कहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करने के लिए बोला है, जिससे ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। और इसके अलावा नेपाली सरकार तो उन लोगों से नेपाल में डॉलर अकाउंट खोलने के लिए कहा है जो विदेशों में रहकर डॉलर में अर्निंग करते हैं, जिससे नेपाली सरकार के पास डॉलर आए और नेपाली सरकार उस डॉलर को यूटिलाइज करे और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करे। तो ये हो रहा है नेपाल में। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।